हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ होगा, जिसे हम शॉर्ट में जीआरडी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम डेफिनेशन देखेंगे, कॉजेज़ देखेंगे, रिस्क फैक्टर्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, डायग्नोसिस देखेंगे, ट्रीटमेंट और उसकी सर्जरी देखेंगे। जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि यहाँ आपको नर्सिंग के सबसे बेहतरीन नोट्स मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ का डेफिनेशन देखते हैं। ये क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स इज़ अ लॉन्ग टर्म कंडीशन वेयर एसिड फ्रॉम द स्टोमक कम अप्स इनटू द ईसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। फ्लोइंग बैकअप एसिड इनटू द ईसोफेगस कॉजेज इरिटेशन ऑफ द ईसोफेगस लाइनिंग। तो उसमें होता क्या है कि आपके स्टोमक में बनने वाला जो एसिड होता है, जिसे हम HCl कहते हैं, तो ये क्या होता है, जो ईसोफेगस का लोअर स्फिंक्टर मसल्स होती है, ये वाली जो मसल्स होती है लोअर स्फिंक्टर मसल्स, वो कैसे हो जाती है, आपकी वीक हो जाती है। तो जिसके कारण क्या होता है, जो एसिड है वो वापस ईसोफेगस में इंटर कर जाता है। तो ऐसा होने से क्या होता है कि जो ईसोफेगस है वो इरिटेट होने लगती है एसिड के कारण, और उसकी जो म्यूकोसल लाइनिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। चलिए अब हम कॉजेज़ की बात करते हैं। द लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर मसल्स इज़ अ सर्कुलर बैंड ऑफ ए मसल एट द एंड ऑफ योर ईसोफेगस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है स्फिंक्टर मसल को पकड़ते हैं। देखिए, जहाँ पर ईसोफेगस और एब्डोमेन आपस में अटैच होते हैं, वहाँ पर जंक्शन पॉइंट होता है, और उसी पॉइंट पर जो है ये आपकी स्फिंक्टर मसल देखने को मिलती है। ठीक है, वैन इट इज़ अ वर्किंग प्रॉपरली, जब ये वर्किंग कंडीशन में होती है तो इट रिलैक्स एंड ओपन्स। ये कैसे होती है, रिलैक्स और ओपन्स होती है। वैन यू सोलो, जब आप फूड को निगलते हैं तो उस कंडीशन में ये रिलैक्स कंडीशन में होगी और ओपन होता है, जिसके कारण जो भी आप फूड लेते हैं वो आपका सीधे स्टोमक में इंटर कर जाता है। ठीक है, इंटर करने के बाद में ये क्या कैसे हो जाती है, स्फिंक्टर मसल टाइट हो जाती है और क्लोज हो जाती है, जिसके कारण जो है आपका भोजन जो है वापस ईसोफेगस में ना जाए। ठीक है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज हैपन्स व्हेन योर एलियस डज नॉट टाइटन और क्लोज प्रॉपरली। ठीक है, ये जो आपकी डिजीज़ है जीआरडी, ये कब होती है, जब आपका स्फिंक्टर मसल जो है प्रॉपर तरीके से जो है क्लोज ना हो पाए। ठीक है, जब क्लोज नहीं होगा तो होगा क्या कि जो भी आपका स्टोमक में बनने वाला जो एसिड है, जिसे HCl कहते हैं, वो वापस जो है ईसोफेगस में रिटर्न कर जाएगा। नेक्स्ट है कुछ रिस्क फैक्टर की बात हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हियाटल हर्निया। हियाटल हर्निया क्या होता है, एक ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एब्डोमेन की जो टॉप जो साइड होती है, वो क्या करता है, जो टॉप साइड होती है वो डायफ्राम को भेद कर कुछ उसका पार्ट जो है उसको भेद के ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक है, जैसे आप फिगर में देख भी रहे हैं, ये आपका क्या है, डायफ्राम है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, आपकी डायफ्राम है ये। ठीक है, तो डायफ्राम से जो स्टोमक का अपर पार्ट है, तो ये उसको भेद के ऊपर आ जाता है और कुछ फूला हुआ संरचना, फूली हुई संरचना बनाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हियाटल हर्निया कहते हैं। तो एक कारण इसका हियाटल हर्निया भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन ओबेसिटी। ठीक है, मोटापा, डिलेड गैस्ट्रिक इम्पटिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोपैरेसिस कहते हैं। गैस्ट्रोपैरेसिस का मतलब होता है जब आपका पेट खाली समय, मतलब काफ़ी टाइम तक जो है खाली रहता हो। ठीक है, कोई भी फूड इंटर ना किया हो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, तो उस कंडीशन को हम गैस्ट्रोपैरेसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है स्क्लेरोडर्मा या क्रिस्ट सिंड्रोम। ये एक रेयर ऑटो इम्यून डिजीज़ है। रेयर ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब क्या होता है, जब आपकी इम्यूनिटी पावर जो है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से काम ना करके एक कोई डिजीज़ कॉजेज कर देता है, तो उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कौन सी जो डिजीज़ है, स्क्लेरोडर्मा या क्रेस्ट सिंड्रोम होता है। स्क्लेरोडर्मा में क्या होता है, जो आपकी स्किन होती है वो कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है और हार्ड हो जाती है। अगला क्या है, फूड। अगर आप जैसे मतलब जो है आप अल्कोहल ले रहे हैं या कॉफ़ी ले रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी जो है ये जीआरडी होने की संभावना रहती है। हैविंग ए लार्ज मील्स एट नाइट। ठीक है, रात के समय में जो है हल्का खाना खाना चाहिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात, गोइंग टू स्लीप शॉर्टली आफ्टर हैविंग मील। ये नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा आपने भोजन कर भी लिया, तो भोजन करने के बाद एकदम नहीं आदमी को लेटना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत उसको टहलना जरूर चाहिए खाना खाने के बाद में। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। अब हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं कि ये कैसे फैलता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स,
जितने भी मैंने आपको अभी एटियोलॉजिकल फैक्टर बताए थे, जो भी कॉजेज बताए थे, उसके कारण होता क्या है कि आपका जो ये इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, ठीक है, तो होता क्या है कि जो आपके स्टोमक के अंदर HCl बनता है उसकी बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में वो बनने लगता है, जिससे क्या होता है एब्डोमिनल की वॉल पर जो है वो प्रेशर मारता है, ठीक है, प्रेशर डालता है। तो प्रेशर डालने से क्या होता है कि जो इंस्फिंक्टर मसल्स होती हैं वो एकदम रिलैक्स हो जाएंगी, ओपन हो जाती हैं। तो उस समय क्या होता है कि जो भी आपका एसिड है वो वापस जो है किस में एंटर कर जाता है, ईसोफेगस में एंटर कर जाता है, और क्या पैदा करता है, इरिटेशन पैदा करता है और इरोजन ऑफ म्यूकोसल लाइनिंग, ठीक है। जो ईसोफेगस की म्यूकोसल लाइनिंग होता है वो क्षय होने लगती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है। इससे होता क्या है कि आपको इन्फ्लेमेशन उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। उस इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं, ईसोफेगाइटिस कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे आइटिस वर्ड लग जाता है, मैंने आपको वहाँ बताया था क्या होता है, मतलब उसका सूजन से है। तो यहाँ पे जो ईसोफेगस है उसमें सूजन आ जाती है। इस प्रकार जो है क्रॉनिक GRD का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्रॉनिक कंडीशन दो प्रकार की कंडीशन होती है, एक क्रॉनिक होता है और एक एक्यूट होता है। एक्यूट जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, जबकि क्रॉनिक ऐसा होता है लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं। ए बर्निंग सेंसेशन इन योर चेस्ट, ठीक है, जिसे हम हार्ट बर्न कहते हैं। आपका इसमें क्या होगा कि आपका ऐसा लगेगा कि आपका हार्ट जो है जल रहा है, ठीक है, जो जलन महसूस होगी आपके चेस्ट में। दूसरी बात, अपर एब्डोमिनल या चेस्ट पेन, आपके एब्डोमेन के ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसे हम चेस्ट पेन, चेस्ट भी कह सकते हैं, उसमें जो है आपका पेन हो सकता है, ठीक है। ट्रबल स्वेलिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्पेजिया कहते हैं, ठीक है, भोजन को निगलने में आपको दिक्कत होगी। बैक वॉश, बैक वॉश का मतलब क्या होता है, जैसे आपने समुद्र में देखा होगा, समुद्र का जो पानी होता है एक बार आने के बाद में वापस रिटर्न कर जाता है, तो उस कंडीशन को हम बैक वॉश कहते हैं। जबकि अगर टेक्निकली हम देखें तो उसको हम क्या कहते हैं, रिगर्जिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिगर्जिटेशन कहते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, रिगर्जिटेशन कहते हैं, ठीक है। भोजन का वापस लौटना मैंने लिखा भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन से हम बात करते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, देखिए अगर हम नॉर्मली तरीके से इसको मेडिकली हम अगर कोई ध्यान ना दें तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यू ऑफ द इन द ईसोफेगस, ठीक है। जो अभी मैंने आपको बताया भी था कि ईसोफेगस की जो अंदर की जो लेयरिंग होती है उसमें सूजन आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ईसोफेजाइटिस कहते हैं। नैरोइंग ऑफ द ईसोफेगस, ईसोफेगस कैसी हो जाती है, नैरोइंग हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ईसोफेजियल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर वर्ड जो होता है वो किसके लिए इंडिकेट होता है, नैरो के लिए इंडिकेट होता है। किसके लिए होता है, नैरो के लिए इंडिकेट होता है, याद रखना है आपको। अगला क्या है, बैरेट्स ईसोफेगस, तो ये एक प्रकार का क्या होता है, प्री कैंसर होता है, ठीक है। यानी इसमें कैंसर के लक्षण जो है शुरुआती लक्षण होते हैं, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बैरेट्स ईसोफेगस कहते हैं। चलिए अब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो आप डायग्नोसिस कैसे कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले अपर इंडोस्कोपी, ठीक है, इंडोस्कोपी के द्वारा। दूसरा 24 आवर्स पीएच मॉनिटरिंग, जो भी आपका एसिड बन रहा है उसकी पीएच को मॉनिटर करना है हमें 24 घंटे तक, ठीक है। हिस्ट्री कलेक्शन हम लेंगे उसका। एक्सरे ऑफ अपर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, अपर डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सरे लेंगे हम। अगला क्या है, ईसोफेजियल मैनोमेट्री, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, इज थ्रेटन इनटू योर ईसोफेगस टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ योर ईसोफेजियल मसल, ठीक है। तो ये क्या होता है, एकदम जो फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है ये आपका बिल्कुल एकदम धागे के समान होता है, इसको हम इंटर कराते हैं ईसोफेगस में और ये देखते हैं कि आपकी जो ईसोफेगल मसल है वो कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है। स्ट्रेंथ नापते हैं हम उसकी, मतलब ये देखते हैं कि वो वीक तो नहीं ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो ये हम किसके द्वारा नापते हैं, ईसोफेजियल मैनोमेट्री के द्वारा नापते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसनेसल ईसोफेगोस्कोपी। इसमें क्या होता है, इसमें एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसमें एक कैमरा लगा होता है। इस कैमरे को जो है हम नेसल कैविटी के थ्रू जो है इंटर कराते हैं और हम ये देखते हैं मूव डाउन योर थ्रॉट इनटू द ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस के अंदर जो है इंटर करा के हम ये देखते हैं उसके जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है ईसोफेगस का वो हम इसकी सहायता से देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम बात करते हैं एंटासिड्स, ठीक है। एंटासिड हमेशा याद रखना, ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि आपके स्टोमक में बनने वाले एसिड को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। ये एसिड होता है, देखिए हमेशा याद रखना जो एंटासिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और जबकि आपके स्टोमक में बनने वाला जो एसिड है, ठीक है, तो ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। नंबर दूसरा क्या है, H2 ब्लॉकर्स होते हैं। ये क्या होता है, इनका काम क्या होता है, ये रिड्यूस एसिड प्रोडक्शन, आपके स्टोमक में बनने वाला जो एसिड होता है उसके प्रोडक्शन को ये रिड्यूस कर देते हैं,
नेक्स्ट क्या है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, इनका काम क्या होता है, ये जो होते हैं ये ब्लॉक एसिड प्रोडक्शन, आपके स्टोमक में बनने वाले एसिड के प्रोडक्शन को क्या कर देंगे, ये ब्लॉक कर देंगे। और हील द ईसोफेगस, और ईसोफेगस में जो भी आपके घाव हुए हैं उसको जो है ये हील करने का काम करता है। चलिए अब हम सर्जरी के बारे में बात करते हैं। सर्जरी कौन सी कंडीशन में देते हैं, देखिए जो भी आपने मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट दिया है उस कंडीशन में अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है, ठीक है, आराम नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में जो है हम लोग सर्जरी करते हैं। तो सर्जरी के मैंने कुछ यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला क्या है, फंडुप्लिकेशन होता है। इसमें क्या होता है, द सर्जन रैप द टॉप ऑफ योर स्टोमक अराउंड द लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर टू टाइटन द मसल एंड प्रिवेंट रिफ्लैक्स। इसमें क्या करता है कि जहाँ पे आपकी ईसोफेगल स्फिंक्टर मसल्स होती हैं वहाँ पे सर्जन जो है इसको रैप कर देता है, ठीक है। रैप करने से क्या होता है कि वो चीज़ बिल्कुल एकदम टाइट हो जाती है, क्लोज हो जाती है, जो उसकी ओपनिंग होती है वो बिल्कुल क्लोज हो जाती है। तो जो भी आपके स्टोमक में बनने वाला जो एसिड है वो वापस रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, LINX डिवाइस, ठीक है, लिंक्स डिवाइस। इसमें क्या होता है, ये रिंग ऑफ टीनी मैग्नेटिक बीड्स, ठीक है। ये क्या होता है, छोटे से मैग्नेटिक बीड्स, बीड्स क्या होते हैं, दाने, ठीक है, मोती जिसे कहते हैं। तो ये मैग्नेटिक का बने हुए मोती के छोटे छोटे जो है रिंग्स होते हैं, ठीक है, रिंग्स बने होते हैं, इज रैप्ड अराउंड द जंक्शन ऑफ द स्टोमक एंड ईसोफेगस। यानी कि यहाँ पे भी हम जो आपके स्फिंक्टर मसल है उसके चारों तरफ जो है रैप कर देते हैं, ठीक है, लपेट देते हैं। तो लपेटने से क्या होता है, इट लूज ड्यूरिंग अ फूड पास थ्रू इनटू द स्टोमक। देखिए ये बहुत ही अच्छा काम करता है, जब आप भोजन ले रहे होते हैं, इनटेक कर रहे होते हैं, तो उस समय जो है ये आपकी ईसोफेगस को जो है लूज कर देगा, ठीक है। और जब भोजन इंटर कर जाएगा आपके स्टोमक के अंदर तो उस समय जो है ये ईसोफेगस को टाइट कर देगा, ठीक है, जिससे कि जो भी एसिड बन रहा है वो वापस आपके ईसोफेगस में इंटर ना करे। आशा करता हूँ कि टॉपिक को आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया से लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।